चलना आसान होता है। पूरक आहार देने के साथ स्तनपान भी जारी रखें। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके और हम हाजिर हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल पर गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार। कहा, कांग्रेसियों के मन में भरी है प्रधानमंत्री के प्रति कड़वाहट। खड़गे ने अपमानजनक शब्दों के प्रयोग के मामले में बाकी नेताओं को भी दी मात। हरियाणा के रण में आज राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी। राहुल और प्रियंका के साथ हुड्डा और शैलजा करेंगे रैली। गठबंधन के लिए मायावती ने भी ठोकी ताल। भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड की घोषणा। प्रधानमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दी बधाई। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। वहीं कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई दाखिल करेगी चार्जशीट। नेपाल में बारिश के बाद बिहार में सभी नदियां उफान पर। 13 जिलों बाढ़ से प्रभावित। 1968 के बाद कोसी बैराज से सबसे अधिक 6,61,295 क्यूसेक पानी रिलीज। वहीं नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली हमले के बाद नए घटनाक्रम। नेतन्याहू ने विपक्षी नेता को सरकार में किया शामिल, तो बाइडेन ने मध्य पूर्व में युद्ध से बचने की दी सलाह। कहा, नेतन्याहू से करेंगे बात। और इन अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर में कल आखिरी दौर की वोटिंग से पहले जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी के लिए बिगड़े बोल पर गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। और आपको बता दें कि एक्स पर उन्होंने कहा है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर खुद को और अपने नेताओं को मात दे दी है। अपने अंदर की कड़वाहट का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने बेवजह पीएम मोदी को अपने व्यक्तित्व, स्वास्थ्य मामलों को में यह कहकर घसीटा है कि वह पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि इन कांग्रेसियों के मन में पीएम मोदी के लिए कितनी नफरत और डर है कि वे लगातार उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। जहां तक श्री खड़गे जी के स्वास्थ्य का सवाल है, मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वह लंबा स्वस्थ जीवन जिए, वह कई वर्षों तक जीवित रहें और 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण देखने के लिए भी जीवित रहें। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग की और 24 जम्मू संभाग की हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो गया है। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान आपको बता दें कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 61% से अधिक का मतदान हुआ है, जबकि दूसरे चरण में 56% मतदान दर्ज हुआ है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ होगी। और अब बात हरियाणा विधानसभा चुनाव की। 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। बीजेपी की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार की कमान संभाली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कालका में जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करेंगे और यहां से बीजेपी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे।
रैली में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा शामिल होंगे। इसके बाद राजनाथ सिंह चरखी दादरी में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हरियाणा के दौरे पर रहेंगे। योगी आदित्यनाथ पंचकुला में जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरियाणा के पंचकुला में जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल के उदय भान सिंह किला में रैली करेंगे और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। तो आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भी आज हरियाणा के कैथल में रैली है और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता इस समय कई जनसभाएं कर वोटों की अपील कर रहे हैं और उसमें आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कैथल में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा में भाजपा ने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे बागियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला समेत 8 बागी नेताओं पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। अन्य नेताओं में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नवीन गोयल, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव जिलेराम शर्मा, देवेंद्र कादियान, राधा अहलावत, केहर सिंह रावत, बचन सिंह आर्य और देवेंद्र कौशिक शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे संदीप गर्ग को भी पार्टी से निष्कासित किया गया है। इससे पहले कांग्रेस भी 24 बागियों को पार्टी से निकाल चुकी है। उधर भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने भी पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल अपने नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा कांग्रेस ने 10 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कार्रवाई से इतर कांग्रेस का दुर्ग मजबूत करने और भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। नारायणगढ़ में जनसभा के साथ राहुल गांधी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करेंगे। इसी सिलसिले में राहुल गांधी थानेसर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल की चुनावी रैली में पूर्व सीएम हुड्डा, उदय भान और कुमारी शैलजा भी साथ रहेंगे। वहीं इस दौरे से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी के दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से क्यों नौकरी मिलती थी। साथ ही नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी से उनकी सरकार के दौरान हरियाणा के किसानों को 2 से 5 रुपए के चेक दिए जाने के मामले में स्टैंड क्लियर करने को भी कहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल पर भी राहुल गांधी से जवाब मांगा। उन्होंने हिमाचल की खराब अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों पर आम चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को मतगणना के साथ ही चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये तो थी जनादेश से जुड़ी खबरें। आइए कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में इस पुरस्कार की घोषणा की। बहुमुखी अभिनय, बेमिसाल डांसर और करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति के लिए जाने जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती सिनेमा जगत में मिथुन दा के नाम से मशहूर हैं। मिथुन दा एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिज्ञ हैं। उनकी बहुमुखी भूमिकाओं और विशिष्ट नृत्य शैली ने फिल्मी पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है। एक साधारण परिवार से एक मशहूर फिल्म अभिनेता बनने तक का सफर मिथुन चक्रवर्ती के लिए आसान नहीं था। उनकी लगन और कड़ी मेहनत ने उन्हें महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और कलाकारों के लिए एक आदर्श बना दिया है। 16 जून 1950 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पहली ही फिल्म मृग्या के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता।
मृणाल सेन की फिल्म में संथाल विद्रोहियों की भूमिका निभाने के लिए उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा भी मिली। मिथुन दा ने 1980 के दशक में डिस्को डांसर, 1982 में अपनी भूमिका से भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी लोकप्रियता हासिल की। फिल्म ने उन्हें एक डांसिंग सनसनी के रूप में स्थापित किया। डिस्को डांसर में प्रतिष्ठित भूमिका के साथ मिथुन दा घर घर में मशहूर हो गए। अग्निपथ में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिथुन दा को वर्ष 1990 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। मिथुन दा ने हिंदी, बंगाली, उड़ीसा, भोजपुरी और तेलुगु सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में 350 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। मिथुन दा ने एक्शन से लेकर ड्रामा और कॉमेडी तक हर विधा में अपना हाथ आजमाया और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के जरिए लोगों के दिलों में बस गए। लगभग 5 दशकों के करियर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उन्हें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं। भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से भी वे सम्मानित किए जा चुके हैं। मिथुन दा को न केवल उनकी सिनेमाई उपलब्धियों के लिए बल्कि सामाजिक कार्यों के प्रति उनके समर्पण के लिए भी जाना जाता है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार न केवल मिथुन चक्रवर्ती की कलात्मक प्रतिभा को मान्यता देता है बल्कि एक दयालु और समर्पित व्यक्ति के रूप में उनकी स्थायी विरासत को भी मान्यता देता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने की घोषणा पर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस पुरस्कार को अपने परिवार और प्रशंसकों को समर्पित किया। ना मैं हंस सकता हूँ, ना मैं खुशी से रो सकता हूँ। इतनी बड़ी चीज़ है, कैसे जहाँ से मैं आ रहा हूँ कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। लिटरली मैं बागरूद हो गया। बस इतना बोल सकता हूँ, ये मैं डेडिकेट कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली को और मेरे फैंस पूरे विश्व में जहाँ भी हैं उन सभी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा पर खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, खुशी है कि श्री मिथुन चक्रवर्ती जी को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वह एक कल्चरल आइकन है जिन्हें उनकी बहुमुखी प्रतिभा के लिए पीढ़ियों से सराहा जाता रहा है। उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए बढ़ते हैं खबर। पश्चिम बंगाल से जुड़े कोलकाता के रेप मर्डर केस से जुड़ी है, जहां सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। पिछले सप्ताह पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर 27 सितंबर को निर्धारित सुनवाई को स्थगित कर दिया था। पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किए जाने पर चिंता जताई थी जिसमें महिला डॉक्टरों को रात में काम नहीं रखने की बात कही गई थी। इस मामले में कोलकाता की स्पेशल कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। स्पेशल कोर्ट संदीप घोष के नार्को टेस्ट और ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व OC अभिजीत मंडल के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए CBI की अपील पर सुनवाई करेगी।
तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाई जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा। इस मामले में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन स्वतंत्र जांच समिति बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मुख्य मांग शामिल है। बिहार के नक्सल प्रभावित औरंगाबाद जिले में पुलिस ने एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोबरा बटालियन और जिला पुलिस ने मदनपुर के पचरुखिया जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया है कि पचरुखिया के सघन जंगलों से रास्ते पर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3 प्रेशर आईडी और 47 केन बमों को बरामद करने के बाद डिफ्यूज कर दिया गया है। ये कार्रवाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एवं औरंगाबाद पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इस संबंध में मदनपुर थाना में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में सभी नदियां इस समय उफान पर हैं। नेपाल में भी भारी वर्षा के कारण आज सुबह 5 कोसी बैराज वीरपुर से 6,61,295 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो 1968 के बाद सर्वाधिक है। तटबंधों की सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभागों की टीम दिन रात मुस्तैदी से काम कर रही हैं। आपदा विभाग के अनुसार गंडक, कोसी, बागमती, महानंदा एवं अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से बिहार के 13 जिले बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। 20 प्रखंडों की 140 पंचायतों के गांव में बाढ़ का पानी फैल गया है। करीब 1,41,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। दरभंगा में कोसी और कमला बलान के जलस्तर में वृद्धि से दरभंगा जिले के कुशवेरवस्थान, पूर्वी किरतपुर, घनश्यामपुर और गोड़ाबोराम प्रखंड क्षेत्र में खेत खलिहान में तेजी से पानी फैल रहा है। जोगबनी में रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से ट्रेन का परिचालन बाधित है। आपदा प्रबंधन विभाग ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है और जिन क्षेत्रों में पानी फैल रहा है वहां से लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। आपदा विभाग की ओर से अब तक 3 राहत शिविर और 1 सामुदायिक रसोई केंद्र का संचालन किया जा रहा है। वहीं नेपाल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन में अब तक 190 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। साथ ही 30 से ज्यादा लापता हैं। नेपाल गृह मंत्रालय के अनुसार आपदा की घटनाओं में अब तक 194 लोग घायल हुए हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। उन्होंने कहा है कि अब तक 4,500 से अधिक आपदा प्रभावित लोगों को बचाया जा चुका है। बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित लोगों को भोजन सहित आपातकालीन राहत सामग्री प्रदान की गई है और घायलों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहीं बाधित राजमार्ग को यातायात संचालन के लिए खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते, वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने रविवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए करीब 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त करने, 6 मंत्रालयों को भंग करने और 2 अन्यों का विलय करने की घोषणा की है। यह सभी कदम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के साथ $7 अरब की ऋण समझौते के तहत उठाए गए हैं। IMF ने 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए सहायता पैकेज की मंजूरी दी और पहली किश्त के रूप में $1 अरब से अधिक जारी किए। इसके लिए पाकिस्तान ने खर्चों को कम करने, GDP के अनुपात में कर बढ़ाने, कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर परंपरागत क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी सीमित करने और कुछ वित्तीय जिम्मेदारियों को प्रांतों को सौंपने का वादा किया। अमेरिका से लौटने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने मीडिया को बताया कि IMF के साथ एक ऋण कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है और यह पाकिस्तान के लिए अंतिम ऋण कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी नीतियों को लागू करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अंतिम ऋण कार्यक्रम होगा। और आइए कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। ऑस्ट्रिया में पहली बार दक्षिणपंथी फ्रीडम पार्टी में आम चुनाव जीता है। फ्रीडम पार्टी ने सबसे अधिक वोट जीतकर दक्षिणपंथी पीपल्स पार्टी को हराया है। FPO ने 29.1% वोट मिले हैं, जबकि
OVP को 26.2% वोट के साथ दूसरे स्थान पर वे रहा है। विपक्षी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने 20.4% के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया है। वहीं NEOS को लगभग 9% वोट मिले हैं। FPO ने प्रवासन और जीवन यापन की लागत जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा था। FPO पार्टी ऑस्ट्रिया में सरकार बनाने में सफल रहती है तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार होगा जब धुर दक्षिणपंथी पार्टी सत्ता में आएगी। इजरायली वायुसेना ने यमन में हूती नियंत्रित सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, जिनमें पावर प्लांट और एक बंदरगाह शामिल है। इन हवाई हमलों में कम से कम 4 लोग मारे गए हैं और 49 अन्य लोग घायल हुए हैं। इजरायल ने रास इसा क्षेत्र में बंदरगाह और अल हाली और अल कथीब जिलों में बिजली स्टेशनों पर हमला किया है। इजरायली सेना के अनुसार हूती विद्रोही बंदरगाह का इस्तेमाल हथियार, सैन्य आपूर्ति और तेल स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन हवाई हमलों में लड़ाकू जेट, हवा में ईंधन भरने वाले विमान और खुफिया विमान शामिल थे। हूती ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि किसी भी आपात स्थिति को निपटने के लिए पहले से ही आवश्यक उपाय कर लिए गए हैं। खेल की खबरों का रुख कर लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह का मानना है कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने में जरूर सफल रहेगा। हालांकि उन्होंने माना है कि चुनौती बड़ी है, लेकिन सही दिशा और हर ओर से सहयोग से इस बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। 2036 के लिए आर्मी ने बीड़ा उठाया है और मेरे साथ है हरमनप्रीत सिंह, जो हमारी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। हरमनप्रीत, हमेशा फौज स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में हमेशा आगे रहती है और अब 2036 हमारा निशाना है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक जो आज डिस्कशन हुई है, जो आज बातें सामने आई हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओलंपिक एक बहुत बड़ा इवेंट है एंड जब वो इंडिया में होगा तो आई थिंक कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उस टॉपिक में बारे में बात हो रही है यहाँ पे एंड बहुत ही सीनियर्स लोग आए हैं जो डिस्कशन के लिए एंड हमें मौका मिला यहाँ पे आने का और कोई भी आइडियाज़ है हम भी डेफिनेटली विल गिव आवर आइडियाज़ टू देम कि जो आगे वाले ओलंपिक हो यहाँ पे इंडिया में 36 में, तो उसमें कोई कमी ना रहे। हॉकी से बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं, खासतौर से जब आपको देखते हैं कि आपका ड्रैग फ्लैग हमें ज़रूर मेडल दिलाता है, तो कितना गर्व महसूस करते हैं आप? आई थिंक हॉकी में मेडल लेके आना बैक टू बैक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पूरा इंडिया हॉकी के मेडल की वेट करता है एंड बिल्कुल बहुत बड़ी बात है हमारे लिए एंड एज ए टीम हम खेलते हैं, एज ए टीम हम जीत रहे हैं। सो आई थिंक इंडिविजुअल का कोई रोल नहीं है इसमें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हम ओलंपिक करवाएं और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक हम यहाँ पे दिखाएं सब लोगों को और कोशिश यही रहेगी कि उस ओलंपिक में भारत के सबसे ज़्यादा मेडल हो, यही हमें उम्मीद रखते हैं सर। आपकी उम्मीद और हमारी दुआ ये है हरमनप्रीत सिंह, जिनका कहना है 2036 में भारत ओलंपिक जब होस्ट करेगा तो हम फर्स्ट 10 में आने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में आयोजित हुए आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में भाग लेते हुए पैरालंपियन दीपा मलिक का दावा है कि भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। मेरे साथ है पैरालंपियन और मेडलिस्ट दीपा मलिक। फौज से आपका पुराना नाता है और अब इंडियन आर्मी ने बीड़ा उठाया है 2036 में इंडिया ओलंपिक में फर्स्ट 10 में है, क्या कहेंगे आप? जब भी कोई देश नुमाइंदगी करता है और होस्ट करता है किसी इवेंट को, तो उसमें ओलंपिक और पैरालंपिक पैरेलली खेले जाते हैं। तो मुझे खुशी है कि आज जो कॉन्क्लेव यहाँ फौज ने रखा है उसे बहुत इंक्लूसिव रखा है और चर्चा पैरालंपिक खेलों की भी साथ हो रही है और जो भी आगे का रोड मैप है, जैसा कि ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने भी कहा, राज्यवर्धन राठौड़ जी भी आज यहाँ पर थे, तो और पैरालंपिक फ्रेटर्निटी से हम लोग यहाँ पर हैं, तो मुझे खुशी है कि 2036 में जब हम ओलंपिक की तैयारी करेंगे तो साथ साथ पैरालंपिक की तैयारी होगी और हमारा भारत जो विकसित भारत होने के रास्ते पर है, वो मुझे लगता है ये खेल भारत को इंक्लूसिव बनाएंगे, सोच को बदलेंगे और जहाँ पे जो हमारा यूथ है उनके अंदर स्पोर्ट्स का कल्चर आएगा और साथ ही दिव्यांग लोग भी खेलेंगे और अपने लिए एक आत्मविश्वास की जर्नी चुनेंगे। 2036 की जो हम मेज़बानी की बात कर रहे हैं उसके लिए आप कितनी ऑप्टिमिस्टिक है?
मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। हाल ही में हम लोग पेरिस 2024 से लौटे हैं और मुझे इस बार जब मैं टीम के साथ गई तो कहीं ना कहीं मेरा जो फोकस था वो यही देखने में रहा कि क्या ऐसा अरेंजमेंट हम भारत में कर पाएंगे, और मुझे लगता है ऐसी मेज़बानी के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। तो ये थी दीपा मलिक, जिनका ये कहना है कि भारत पूरी तरह से तैयार है 2036 के लिए। कैमरामैन आशीष के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है भरोसा सच का। नमस्कार।